दोस्तों रिसेंटली हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं। जैसे पिछले एक साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। इतने डीमैट अकाउंट पहले कभी ओपन नहीं हुए थे। तो सबको यही जानना है कि अकाउंट तो ओपन कर लिया, लेकिन अब उसमें हम पैसा कमाना शुरू करें कैसे, मतलब कौन से स्टॉक्स चुने और कैसे। क्योंकि कुछ लोग आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के प्रोडक्ट्स और इनके प्रॉफिट्स को स्टडी करने बोलेंगे, और कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपको ये सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको बस कुछ चार्ट्स को एनालाइज करना है और आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस से, या फिर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस से। तो आज हम इन दोनों ही स्ट्रेटेजी को सीखने वाले, इनकी थियरी और इनकी हिस्ट्री के साथ एकदम डिटेल में, जिससे मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप स्टॉक मार्केट से कैसे जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी नॉलेज डेंजरस होती है। तो सबसे पहले हम इनकी बेसिक थियरी को समझते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक थियरी ये है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्राइस को अल्टीमेट मानते हैं। मतलब प्राइस इज ऑलवेज राइट, यानी भाव भगवान छे। तो इसीलिए यहाँ पे आप किसी स्टॉक की पास्ट की प्राइस मूवमेंट की हिस्ट्री को देखते हो, फिर एक पैटर्न डेवलप करते हो, फिर उसके बाय और सेल का वॉल्यूम देखते हो, और फिर उसकी फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट को पता लगाने की कोशिश करते हो कि वो कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स, चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम को सीख कर एनालाइज करना पड़ता है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपका टाइम फ्रेम काफ़ी छोटा होता है। जैसे एक ही दिन में आप काफ़ी सारे ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसे 10-20 हज़ार का या 1 लाख तक का भी। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। अब दोस्तों इसकी बेसिक थियरी ये है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि स्टॉक्स के जरिए उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो जिनके आप को ओनर बनते हो। और जब कंपनी ग्रो होती है तो उनके स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिससे आपकी वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलता है। और यहाँ पे आपको कंपनी की फंडामेंटल चीज़ों को स्टडी करना होता है, जैसे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, उनका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में और ग्रो होने में टाइम लगता है। तो इसमें आपको कम से कम 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को देखकर अपना फैसला लोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप शायद ये टेक्निकल एनालिसिस ही चुनोगे और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि एक तो आपको इसमें कम चीज़ें सीखनी पड़ती है और जल्दी प्रॉफिट मिलता है। तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इतना वेट करें ही क्यों। और दोस्तों बहुत लोग मुझे कहते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो क्या हम ट्रेडिंग कर ले। तो दोस्तों अब हम इन दोनों थियरी को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं, जिससे हमें इनका एकदम क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग के 3 बेसिक अजम्पशंस होते हैं। सबसे पहला तो ये कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जिसका मतलब ये है कि किसी भी टाइम पर कंपनी के शेयर प्राइस पे उस कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। और इसीलिए अगर आपको उस कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एवेन्यू सुपरमार्केट यानी डीमार्ट की बात करते हैं, तो स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए मैं ये टिकर टेप यूज कर रहा हूँ। ये एक स्टॉक स्क्रीनर है जहाँ से आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये कंपनी इंडिया में काफी न्यू है और इसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि यूएस में भी एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट, जो शुरुआत के काफी साल में काफी स्पीड में ग्रो हुई थी। तो आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी सिटीज है जहाँ डीमार्ट जैसे डिस्काउंटेड स्टोर्स नहीं है। तो इसीलिए इनके पास ग्रोथ का बहुत स्कोप है। और इसीलिए अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखोगे तो ये 290 का है। तो ट्रेडर्स के हिसाब से आने वाले सालों में ये कंपनी जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा सकती है वो इसके प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की थियरी में ये माना जाता है कि कंपनी से रिलेटेड सारे फंडामेंटल फैक्टर्स, जैसे कंपनी की बिजनेस क्वालिटी, फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल, उनकी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ, इन सबके इफेक्ट शेयर प्राइस में हर वक्त पहले ही मिले हुए होते। तो अगर आप किसी हाई ग्रोथ स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद भी लेते हो तो आप उससे इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि अब वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आपको मिलेंगे, क्योंकि सबको पता है कि वो कंपनी ग्रो होने वाली है। तो इसीलिए ट्रेडर्स के हिसाब से आपको कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर्स को छोड़कर अपना पूरा फोकस प्राइस पे रखना चाहिए, और उस कंपनी के प्राइस का जो भी फ्लक्चुएशन होता है आपको उससे प्रॉफिट कमाना चाहिए। फिर टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा अजम्पशन ये है कि प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। मतलब जब भी स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे होते तो वो सेम पैटर्न बार बार रिपीट करते। बस वो पैटर्न 1000 तरह के होते, तो आपको उसे रिकॉग्नाइज करना होता है कि इस बार कौन से पैटर्न से प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा है। तो इसमें ट्रेडर्स ये अज्यूम करते कि अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस किसी एक पैटर्न से मूव कर रहा है तो फ्यूचर में भी वो उसी पैटर्न से मूव करता रहेगा, या फिर अगर पैटर्न एक्स फॉलो हो रहा है तो उसके बाद पैटर्न वाई फॉलो होगा। फिर तीसरा अजम्पशन ये है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ।
मतलब किसी शेयर की प्राइस पास्ट में जिस सिचुएशन में जिस तरह चेंज हुई थी, तो फ्यूचर में भी वो उसी सिचुएशन में सेम पैटर्न से चेंज होगी, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि प्राइजेस हमेशा इन्वेस्टर के बिहेवियर की वजह से चेंज होते हैं। तो पास्ट में लोगों ने जैसा बिहेव किया था, फ्यूचर में भी लोग वैसे ही बिहेव करेंगे सेम सिचुएशन के आने पे। तो बेसिकली ट्रेडर्स का मानना ये होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस जो ऊपर या नीचे होते हैं वो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर की वजह से होते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है तो आपको इन अजम्पशंस को समझना होगा और इन्हें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन इनके साथ इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको हम थोड़ी देर में इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। तो फंडामेंटल एनालिस्ट ये मानते हैं कि कंपनी के प्राइस और उसकी वैल्यू में फ़र्क होता है। कोई भी स्टॉक हमेशा एकदम परफेक्टली प्राइस नहीं होता है। प्राइस बस वो होता है जो आप पे करते हो, जो सेलर आपसे डिमांड कर रहा होता है। लेकिन वैल्यू वो होती है जो आपको उसके बदले में मिलती है। जैसे मान लो ये घर कुछ महीनों पहले 1 करोड़ का मिलता था, लेकिन अब आपको 100 लोग मिलकर ये कह रहे कि ये घर अब 10 करोड़ का है, तो आप इस बात पे अग्री करोगे नहीं, क्योंकि आपके लिए एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर प्राइस इज नॉट एवरीथिंग, आपके लिए वैल्यू इज एवरीथिंग। तो आप उसका रिलेटिव एनालिसिस करोगे, मतलब दूसरे घरों से उसका प्राइस कंपेयर करोगे, या एब्सोल्यूट एनालिसिस करोगे, मतलब उसका रेंटल इनकम देखोगे कि कितना इनकम आपको उसके प्राइस के बदले मिल रहा है। और फिर अगर उसका इनकम बहुत कम है या वो दूसरे घरों के मुकाबले बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप कहोगे कि ये बहुत एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, मैं इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा या कोई और घर खरीद लूंगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ 2 ही अजम्पशन फॉलो करते हैं कि जो चीज़ हम अभी खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसका प्राइस उसकी क्वालिटी के हिसाब से रीजनेबल है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यही स्टॉक इस प्राइस पे खरीद के किसी दूसरे सेलर को 2,500 रुपये में सेल कर सकते हो बिना कोई डिटेल्ड रिसर्च के, क्योंकि आपको आपके टेक्निकल एनालिसिस से कुछ ही मिनटों में ये पता चलता है कि इसका प्राइस ऊपर जाने ही वाला है, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। तो अब हम इन दोनों स्ट्रेटेजी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इनकी हिस्ट्री को और इनके लिमिटेशंस को, जिससे आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों, ये दोनों स्ट्रेटेजी आज से बहुत पुरानी है, लेकिन सबसे पुरानी है टेक्निकल एनालिसिस। इसको चार्ल्स डो ने 1851 से लेकर 1902 तक अपनी न्यूज़पेपर कंपनी वॉल स्ट्रीट जर्नल के थ्रू लोगों तक पहुंचाई कि कैसे आप घर बैठे बैठे कुछ पैटर्न्स को स्टडी करके स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम अर्न कर सकते हो। क्योंकि उसके पहले लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल रैंडमली बेटिंग करते थे, जिस तरह लोग हॉर्स रेस में या क्रिकेट में करते। लेकिन अगर आप इसके रिसर्च पेपर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस की एक लिमिटेशन होती है, वो ये कि इससे आपको सिर्फ प्रोबेबल आउटकम मिल सकता है, मतलब क्या होने के चांसेस है, एक्चुअल मूवमेंट का पता नहीं चलता है। क्योंकि कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि कोई स्टॉक अब इस डायरेक्शन में जाएगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आज से 100 साल पहले डेवलप हुई थी, और वो टाइम पे अच्छी क्वालिटी की कंपनीज बहुत कम होती थी, क्योंकि तब सिर्फ इंडस्ट्रियल कंपनीज होती थी जो रॉ मटेरियल्स परचेज करके उसे सेल करती थी। तो ब्रांड नाम की चीज़ वो टाइम पे इतनी होती नहीं थी जिसके लिए लोग कोई प्रीमियम पे करे या बार बार रिकरिंग परचेज करे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ज़्यादातर शेयर्स के प्राइस फ्लैट रहते थे। अब इसका मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर हम ONGC का शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हो 20 साल में ये थोड़ा सा ग्रो हुआ और फिर वापस से नीचे चला गया। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हम इनका इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, मतलब कंपनी हर साल कितने रुपए का प्रॉफिट कमाती है और कितना खर्चा करती है, तो आप देख सकते हो 2012 में इनका टोटल रेवेन्यू यानी कितने रुपए का इन्होंने सेल्स किया वो 1.5 लाख करोड़ का था, और अभी ये 3.15 लाख करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू 9 साल में डबल हुआ है, जो 7 to 8% का ग्रोथ रेट होता है। लेकिन अगर आप इंडिया का पिछले 8-10 साल का इन्फ्लेशन का डेटा निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में महंगाई भी यही 7 से 8% के रेट से बढ़ रही है। तो इस हिसाब से कंपनी ने कुछ भी एक्स्ट्रा ग्रोथ अचीव नहीं की है, इनका सेल्स सिर्फ इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ा है। सेल्स के इंक्रीज होने के बाद भी कंपनी की अर्निंग्स ग्रो नहीं हुई। 2012 में कंपनी की अर्निंग्स 22 रुपीज़ पर शेयर की थी और अभी इनकी अर्निंग्स 13 रुपीज़ पर शेयर की है। मतलब ज़्यादा सेल्स करने के बाद भी इनका प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि सेल्स के बढ़ने के साथ इनका एक्सपेंस भी बढ़ गया। इसको हम यहाँ पे इसे एक्सपांड करके देख सकते हैं। इनका रॉ मटेरियल एक्सपेंस पहले 46,000 करोड़ का था और अभी ये 2 लाख करोड़ का है। तो रॉ मटेरियल के खर्चे भी स्पीड में इंक्रीज हुए और इसीलिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम है यानी ये EBITDA वो इंक्रीज हुआ ही नहीं। 10 साल पहले भी वो 50-60,000 करोड़ का होता था और आज भी ये 60,000 करोड़ का है। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो डिविडेंड्स के थ्रू पे कर देती है और ग्रो हो पाती नहीं है। और इसीलिए अगर आप ये टिकट टिप की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे सेल तो हो रही है और डिविडेंड्स भी अच्छे पे कर रही है और सब कुछ अच्छा है, बस इनका ग्रोथ स्कोर बुरा है। तो इसीलिए वो टाइम पे यानी आज से 100 साल पहले US में सब ऐसी ओके टाइप की कंपनीज होती थी जो इतना ग्रो नहीं होती थी,
क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे कंपनीज इतना फोकस करती नहीं थी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से लोगों को कुछ स्पेशल प्रॉफिट मिलता नहीं था। और वो टाइम पे यूएस में इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत अच्छे थे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये यूएस का पिछले 100 साल का इंटरेस्ट रेट का ग्राफ है। तो ऑन एन एवरेज यूएस बॉन्ड से लोगों को 4% से लेकर 10-15% तक का इंटरेस्ट मिलता था। तो इसीलिए वो टाइम पे बहुत ज़्यादा डिबेट चलती थी कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या बॉन्ड में। तो लोग ज़्यादातर वो टाइम पे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करते थे। लेकिन फिर कुछ सालों बाद 1934 में बेंजामिन ग्रैहम ने एक न्यू स्ट्रेटेजी डेवलप की, जब उन्होंने 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस बुक लिखी कि कैसे आप अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को खरीद के उससे प्रॉफिट कमा सकते हो, जिसमें आप बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के उसे सस्ते प्राइस पे खरीद सकते हो। तो ये बुक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, क्योंकि ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेफ थी, क्योंकि इसमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आप कोई स्टॉक को एकदम अंडरवैल्यूड प्राइस पे खरीदते हो तो उसके प्राइस इंक्रीज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे 70, 80 या 90%। और उसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिलती है। मतलब अगर आप उसे 50% डिस्काउंट पे खरीदते हो और वो शेयर अपने फेयर प्राइस पे पहुंचता नहीं है, थोड़ा सा अंडरवैल्यूड रहता है, तो भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे 51, 55 या 60%। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल सा कॉइन टॉस करते हो और हेड्स आता है, और इसी तरह आप उसे 11 बार टॉस करते हो और पूरे 11 के 11 बार हेड्स आता है, तो आप लोग को क्या लगता है 12th टाइम क्या आएगा? अब मेजॉरिटी लोग कहेंगे कि 12th टाइम हेड्स आएगा। लेकिन दोस्तों, हर एक इवेंट इंडिपेंडेंट होता है। मतलब पिछले 11 बार क्या हुआ था उसका 12th टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हर बार एक फ्रेश 50-50% की प्रोबेबिलिटी यहाँ हेड्स और टेल्स आने की होती है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से कोई पैटर्न एकदम अच्छे से रीड कर लेते हो तो आप उससे 80 या 90% श्योर नहीं हो सकते कि वो ऊपर जाएगा ही। स्टॉक मार्केट में अगले दिन कुछ भी हो सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी हो सकता है। जैसे यूएस में एक फंड मैनेजर था जिसका नाम है निक लीसन। अब उसने जापान की इकोनॉमी पे बेट किया कि उनका मार्केट ऊपर जाएगा, और उसने एक बड़े अमाउंट से मार्जिन से ट्रेडिंग की। लेकिन किसी वजह से मार्केट नीचे जाने लगा। फिर जब मार्केट इतना नीचे हो गया कि अगर वो और ज़्यादा ट्रेड करेगा तो उसका पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है, तो भी वो ट्रेड करता रहा। जबकि एक्चुअली में उसे वो लॉस लेके थोड़े ठंडे दिमाग से कोई न्यू स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए थी। लेकिन उसने उसका उल्टा किया। उसने ये लॉजिक लगाया कि उसने ऑलरेडी इतना लूज़ कर दिया है, अब उसके पास लूज़ करने के लिए बचा ही क्या है, और वैसे भी स्टॉक मार्केट इतना नीचे गिर चुका है, अब ये और कितना नीचे जाएगा। और इसीलिए उसने किसी तरह से कुछ फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स बना के अपने नेक्स्ट ट्रेड पे और डबल अमाउंट लगा दिया। और फिर अगले दिन जापान में एक अर्थक्वेक हुआ, जो जापान की हिस्ट्री का सबसे डेंजरस अर्थक्वेक था, जिसकी वजह से जापान का मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ। तो वो ट्रेडर तो बर्बाद हुआ ही, लेकिन वो जिस बैंक के बिहाफ में ट्रेड कर रहा था वो पूरा बैंक ही बैंकरप्ट हो गया। तो ट्रेडिंग में एक तो आप अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हो रिसर्च करने में, और उसके ऊपर आपको अपनी मेहनत की कमाई का पैसा भी लगाना पड़ता है, जिसमें कोई गारंटी भी नहीं होती है कि आपका प्रॉफिट होगा या लॉस। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो बड़ा अमाउंट इसमें कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना कैपिटल लूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती नहीं है, और आप इसमें डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते। और यही दो चीज़ सबसे बड़ी गेम चेंजर होती है, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट होते तो वो इसका इम्पैक्ट अच्छे से समझते। क्योंकि अगर आप मान लो 10 लाख के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और आप अपना 50% कैपिटल लूज कर देते हो, तो आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होगा सिर्फ रिकवरी करने के लिए। मतलब जितने अमाउंट से आपने शुरू किया था वहीं आने के लिए आपको डबल प्रॉफिट कमाना होगा। और अगर आप अपना 75% कैपिटल लूज करते हो, मतलब 10 लाख पे 7.5 लाख लूज करते हो, तो आपको उस बचे हुए 2.5 लाख से 400% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा सिर्फ रिकवरी करने के लिए। और इसी तरह अगर आप अपना 90% कैपिटल लूज करते हो तो आपको 1000% का रिटर्न कमाना पड़ेगा सिर्फ रिकवरी करने के लिए। प्रॉफिट कमाना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके सिर्फ 2 रूल है। रूल नंबर 1 है डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2 है डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। क्योंकि जब आप एक बार अपना कैपिटल लूज करते हो तो आप इस वेल्थ क्रिएशन के गेम में आगे बढ़ने की जगह और पीछे जाते हो। तो इसीलिए जब फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को बेंजामिन ग्रैहम ने शुरू किया था तो इसके अंदर भी एक लिमिटेशन थी कि आपको बार बार हर 1-2 साल में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना पड़ता था, उसे बाय करके फिर उसे सेल भी करना पड़ता था। तो बेंजामिन ग्रैहम की स्ट्रेटजी को वॉरेन बफे ने कंप्लीट किया कि आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जहां आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिसको आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हो, और अगर वो कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है तो भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और डिविडेंड के इनकम पे रिटायर हो सकते हो। जब मैंने कुछ कंपनीज की पिछले 25-30 साल पुरानी हिस्ट्री रीड की थी तो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की थी कि अच्छी क्वालिटी कंपनीज हमेशा ओवर वैल्यूड ही लगती है। जैसे नेस्ले इंडिया का पी रेशियो 1995 में 57 का था,
और इसका शेयर प्राइस वो टाइम पे 250 रुपीज़ के आसपास था। तो ये 57 का पी रेशियो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पूरे सेंसेक्स का पी रेशियो वो टाइम पे 10 या 12 का होता था। और लोगों को लगता था कि आने वाले साल में जितनी भी ग्रोथ इस कंपनी को मिल सकती है वो इसके प्राइस में इंक्लूड हो चुकी है। लेकिन आज इसका पी रेशियो 87 का है और इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 19,000 का है। तो ये कंपनी 25 साल पहले भी ओवर वैल्यूड थी और आज भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन फिर भी इसका शेयर प्राइस 18% के कंपाउंडेड रेट से ग्रो हुआ है और ये 1-1.5% का डिविडेंड अलग पे करती है। या फिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इसका पी रेशियो 25 साल पहले 40 का था, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था, और आज इसका पी रेशियो 50 का है, जो आज के हिसाब से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक 22% के रेट से ग्रो हुआ है और इस 22% के रेट से आपका सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 30 साल में 3.9 करोड़ में ग्रो होता है और हर साल लाखों के डिविडेंड्स आपको अलग मिलते हैं। क्योंकि आजकल कंपनीज हमेशा अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर फोकस करती है कि कैसे वो अपने ब्रांड को इम्प्रूव कर सकती है, अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके और ग्रो हो सकती है। और इसीलिए बेंजामिन ग्राहम की एक लाइन आज भी ट्रू है और वो 100 साल बाद भी ट्रू रहेगी कि इन द शॉर्ट रन मार्केट इज़ अ वोटिंग मशीन। मतलब जो भी कंपनी ज़्यादा फोकस में रहेगी या जिसकी ज़्यादा चर्चा होगी उसका प्राइस बढ़ेगा। बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ अ वेइंग मशीन। जो कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कमाएगी और कमाती रहेगी तो सिर्फ उन्हीं कंपनीज का शेयर प्राइस इंक्रीज होगा। और शॉर्ट टर्म में आप किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को देख के पता नहीं लगा पाओगे कि उसमें क्या खास बात है वेल्थ क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सबका प्राइस रैंडमली मूव होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी कंपनी का प्राइस हमेशा ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। तो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पैसा कमाने के लिए ना आपको इकोनॉमिक्स या फाइनेंस की कोई डिग्री चाहिए थी, ना आपको स्टॉक मार्केट के किसी गुरु को फॉलो करना था, और ना ही दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के आपको उसके प्राइस को देखना था। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दूर से दिखने में ट्रेडिंग शायद ईजी लगता होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में रेगुलर इनकम अर्न करने की दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जगह है, क्योंकि सब ट्रेडर्स एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में रेगुलर इनकम अर्न करने की सबसे ईजी जगह है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा नहीं सकते, आप ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप बिना कोई स्टडी और रिसर्च के 1-2 ट्रेड करते हो। तो इससे होगा ये कि या तो आप अपनी मेहनत की कमाई लूज करोगे, जो बुरी बात है, और अगर आप प्रॉफिट कमा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ट्रेड्स करने के लिए, वो भी बिना रिसर्च करे, जिससे अल्टीमेटली आपका और ज़्यादा लॉस होगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो आप इसे तब करो जब आप उसके रिस्क को समझते हो और उसकी अच्छी खासी स्किल डेवलप कर लेते हो, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, प्रोबेबिलिटी थियरी और इसके दूसरे मेंटल मॉडल्स। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आज की तारीख में जितने भी लोग रिच है उनकी सारी वेल्थ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होती है। जैसे इलॉन मस्क ने एक ही साल में 8.4 लाख करोड़ अर्न किए थे। तो ये लोग रोज सुबह उठ के अपने शेयर्स को बाय और सेल नहीं करते, ये लोग अपने बिजनेस पे फोकस करते, उसकी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते, जिससे इनकी कंपनी का शेयर प्राइस और इनकी वेल्थ कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो होती है। तो इसीलिए आपको भी अपनी पर्सनल वैल्यू को इंक्रीज करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि द बेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज टू डिजर्व व्हाट यू वांट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरा काम था आपको एजुकेट करने का, क्योंकि बहुत लोग आपको ट्रेडिंग करने के लिए एनकरेज करेंगे कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ पैसा कमा सकते हो, लेकिन जब भी आप कोई फैसला लेते हो तो आपको उसका रिवॉर्ड और रिस्क दोनों देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो इसे लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और उनको भी एजुकेट करो कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में होता क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और दोस्तों अगर आप स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहते हो तो टिकर टेप को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल नवंबर मंथ के लिए एज अ दिवाली गिफ्ट ये हमें फ्री में प्रो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए फ्री में एक इन्वेस्टिंग अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।